नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के नोट्स वाली वीडियो में। और मैं आपका साथी आप सभी के लिए आज फिर से लेकर हाजिर हूँ नवीन सर प्रैक्टिस सेट। और इसमें आज हम बात करेंगे सेट नंबर 13 पर। इससे पहले हम लोग 12 सेटों पर बात कर चुके हैं। ठीक है, 12 सेट्स हमारे हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक उनको कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी आप सभी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जाकर आप लोग इन 12 वीडियो को देख लीजिए। 12 वीडियो को अलग अलग नहीं देख सकते हैं तो मैंने आप सभी के लिए 10 क्लास का कंपाइल वीडियो भी बना दिया है, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार में आप वहाँ से 10 क्लास को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। बस रिविज़न की कमी है तो आप इन 10 वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। और बाकी के आपके 5 सेट रहे हैं इनको भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और इसमें हम लोग आज 13 सेट्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट। आप सभी से आशा करता हूं कि नए आए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग इसे लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया आपसे अमजद अली खान। आप सभी लोगों ने ये नाम बहुत बार सुना होगा, अमजद अली खान। ये किससे संबंधित हैं? सरोद से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1975 में, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 1991 में, और पद्म विभूषण दिया गया था 2001 में। ठीक है, और जो आपकी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, इनके नाम का दिवस घोषित किया गया था 20 अप्रैल 1984 में। ठीक है, अच्छा वहीं पर हम लोग बात करें बिस्मिल्लाह खां की, तो इनको तो हर कोई जानता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं आपके। और सार्वजनिक इनका जो प्रदर्शन था पहला 1937 में कलकत्ता में किया गया था। और ईरान में इनके नाम का क्या एक सभागार भी है। ठीक है, एडिटोरियम इनके नाम से है। अगर हम बात करें किसकी, तो अमजद अली खान की, तो इनकी बुक है बहुत ही फेमस जिसका नाम है मास्टर ऑन मास्टर्स। सॉन्ग है इनका बहुत ही फेमस, रागा फॉर पीस, है ना। नोबेल प्राइज़ 2014 में इन्होंने इसको वहाँ पर गाया भी था। 2011 में बंग विभूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला आप लोगों ने ये भी नाम सुना होगा, रुक्मिणी अरुंडेल। ये बहुत ही फेमस नाम है और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यही आप गलत करना दें कहीं, इसलिए बार बार मैं इनको रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो रुक्मिणी अरुंडेल ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। प्रथम सार्वजनिक जो प्रदर्शन इन्होंने किया था, यानी जो हमारा पब्लिक इनका कॉन्सर्ट हुआ था, वो 1935 में हुआ था। 1936 में इन्हें कला क्षेत्र आश्रम की स्थापना की थी, और 1968 में इन्हें प्राणी मित्र पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा आर डी बर्मन। ये भी नाम बहुत फेमस है, आर डी बर्मन। ये हमारे एक निर्देशक या डायरेक्टर या संगीतकार हैं आपके, बहुत फेमस आर डी बर्मन। ठीक है, ए आर रहमान, इनको हम लोग बोलते हैं मोजार्ट ऑफ मद्रास। कुमार सानू को, इनका जो वास्तविक नाम है कुमार सानू का, वो है केदारनाथ भट्टाचार्य। इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक दिन में 28 सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे। देख रहे हो आप, एक दिन में 28 सॉन्ग रिकॉर्ड किए इन्होंने। ठीक है, गुलजार की बात करें तो इनका वास्तविक नाम है आपका संपूर्णानंद। सोनू निगम की वास्तविक नाम है आपका अगम कुमार निगम। और बी प्राक, है ना, आपने सुना होगा जानी। जानी भी एक हमारे गायक हैं, और एक है बी प्राक, ये अलग अलग हैं दोनों। तो बी प्राक का वास्तविक नाम है आपका क्या? प्रतीक बच्चन। अब एसएससी ने बॉलीवुड के कुछ सॉन्गों के बारे में पूछा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बॉलीवुड ने कौन कौन से सॉन्गों के बारे में पूछा है, जैसे ए दिल है मुश्किल किसने गाया है? अरिजीत सिंह ने गाया है। चन्ना मेरेया किसने गाया? अरिजीत सिंह ने गाया है। लंदन ठुमकदा ये नेहा कक्कड़ ने गाया है। इश्क वाला लव ये किसने पूछा है? नीति मोहन ने पूछा है। डीजे वाले बाबू ये किसने पूछा? बादशाह यानी आदित्य प्रतीक, इन्होंने जो बादशाह है इनका वास्तविक नाम है आदित्य प्रतीक। ठीक है, और नाटू नाटू ये काल भैरव और आपके शिल्पीगंज और एम किरवानी। ऑस्कर अवार्ड 2023 भी जीता था इसने, नाटू नाटू ने। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी के द्वारा। एसएससी के द्वारा तो एक क्वेश्चन यहाँ तक पूछा गया था कि सबसे लंबी एक्ट्रेस कौन है ना। भारतीय जो आपका सिनेमा है उसमें सबसे लंबी एक्ट्रेस कौन है, तो उसका सही आंसर बताया गया था दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण को बताया गया था, जो किनकी पत्नी है? रणवीर सिंह की पत्नी है। और इनकी मूवी अभी बहुत ज़्यादा धूम मचा रही है, धुरंधर। अच्छा, यहीं पर आपको थोड़ा सा और याद रखना होगा, जो हमारे कुछ देशभक्ति गीत हैं, जैसे आपसे पूछा ए मेरे वतन के लोगों, ये किसने गाया था? तो लता मंगेशकर जी ने गाया था, है ना। और इसके लेखक कौन थे? तो कवि जो हमारे प्रदीप थे उनके द्वारा, और मेकर थे आपके महेंद्र कपूर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे मेरे देश की धरती सोना उगले, ये महेंद्र कपूर के द्वारा, और मूवी का नाम था उपकार। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये महेंद्र कपूर ने आपका गायक थे इसके। और पूरब से पश्चिम ये इनकी, पूरब और पश्चिम इनकी फिल्म का नाम था। माँ तुझे सलाम ए आर रहमान ने गाया है, माँ तुझे सलाम मूवी में। तेरी मिट्टी ये बी प्राक, लेखक हैं इसके मनोज मुदितर, और केसरी मूवी में गाया गया था।
जय हो 2010 का ऑस्कर अवार्ड भी जीता था ए आर रहमान और गुलजार ने गाया था। स्लम डॉग जो मूवी थी आपकी। संदेश से आते हैं सोनू निगम और जावेद अख्तर ने, ये बॉर्डर मूवी में आपने सुना होगा। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति के द्वारा परदेश मूवी में। ये देश है वीर जवानों की अलवेलों की मस्तानों की, ये किसने गाया? मोहम्मद रफ़ी ने। नया दौर मूवी थी आपकी। ऐसा देश है मेरा, है ना, ये लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया था वीर जारा के लिए। लहरा दो अरिजीत सिंह का बहुत ही फेमस गाना है। और ये 83 जो आपकी मूवी आई थी कपिल देव की जीवनी के ऊपर। नेक्स्ट ए मेरे वतन के लोग सॉरी ए मेरे वतन आबाद रहे तू, ये अरिजीत सिंह का है राजा मूवी के लिए, ठीक है। राजी मूवी, राजी जो किसकी है? आलिया भट्ट वाली, मुझे घर जाना है ना। अल्टीमेट खो खो इसका पहला सीजन खेला गया था 2022 में पुणे में। जो खो खो का मैदान होता है वो 22x16 मीटर का होता है, लेकिन पहले ये 27x15 मीटर का हुआ करता था। इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। जो खो खो विश्व कप हुआ था 2025, इसमें भारत विजेता था पुरुषों में भी, और भारत ही विजेता था आपका महिलाओं में, ठीक है। यहाँ पर भी नेपाल हराया था, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से नेपाल ही हराया था। अच्छा, आपसे पूछे जो आपका मेल कप किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रतीक बाइकर को। और फीमेल कप कैप किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका प्रियंका इंगले को। उद्घाटन किसने किया था? तो जगदीप धनखड़ जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे। ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? सलमान खान। शुभंकर क्या था इसका? तारा और तेजस। और टैगलाइन थी इसकी द वर्ल्ड गोज खो, ठीक है, गोज खो। तो ये आपको थोड़ा सा खो खो के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी कहाँ हुई थी? तो पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी काठमांडू नेपाल में की गई थी 1984 में। फिर और 2019 में भी नेपाल में हुए थे ये। और 1995 और 2016 में ये कहाँ हुए थे? मद्रास और गुवाहाटी। यानी 1995 में मद्रास में हुए थे और 2016 में ये गुवाहाटी असम में हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो यानी सबसे पहले, हाँ, तो पहले पुरुष जो थे आपके, या पहली बार किसी ने किया था 1958, वो थे मिहिर सेन। और पहली महिला कौन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था? वो थी आरती शाह। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला वो कौन थी? बछेंद्री पान 1984। 2 बार पहुंचने वाली महिला संतोष यादव। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली रीना कौशल। अंटार्कटिका की चोटी फतेह करने वाली कौन थी? वो मेहर सुमूसा। और गोभी मरुस्थल पार करने वाले वे थे सुचेता, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है हमारा पुस्तकों का। जैसे आपसे पूछे मोदी गवर्नमेंट बुक किसकी है? सीताराम येचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद करके जाइएगा, आएगी क्वेश्चन में। अगला आपसे पूछेगा द कोलिएशन ईयर्स, ये किसकी है? प्रणब मुखर्जी की। डिफेंडिंग इंडिया इट्स रिस्क, ये किसकी है? जसवंत सिंह की है। ट्रेडर वॉक्स आफ्टर मी चेज 2025 की पुस्तक है इनकी, MJ अकबर। और इनकी एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, आप सभी को याद रखना है, गांधी अ लाइफ 3 कंपेनिंग, ये किसकी है? MJ अकबर की है। वाई मातर मैटर्स या वाई भारत मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नई किताब है, लेटेस्ट एकदम, S जयशंकर की। अम्बेडकर अ लाइफ पॉक्स इंडिका, ये किसकी है? शशि थरूर की। और बुक्स ऑफ कैंपिंग, ये किसकी है? आपकी कैलाश सत्यार्थी और दलाई लांबा की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आर्टिकल 350A जो कि हमसे कहता है राज्य की प्राथमिक स्तर की उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की जाएगी। यानी राज्य में जो भी आपकी प्राथमिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, ये बताया गया है। ये आर्टिकल हमारा भाग 17 का, जिसमें हम लोग बात करते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा हमारा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन देवनागरी उसकी लिपि होगी। 344 में राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया, और पहला राजभाषा आयोग 1955 में बनाया था BG खेर की अध्यक्षता में। और इंग्लिश भाषा कब तक रहेगी? 1963 तक, ये बताया गया था आपकी। 1951 में माफ़ करना 351 में क्या है? 351 में बताया गया है कि हिंदी प्रचार प्रसार के लिए निर्देश। आप सभी को बताया है कि भाषाओं में भारत के लिए अनुसूची है 8, और इसमें हमारी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी? 22। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 11। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या? तो वो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था इसके लिए आपका, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर को। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 1 + 5 + 7 अन्य सदस्य में होते हैं। एक जो अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष थे कौन? तो रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके B रामासुब्रमण्यम। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और कार्यकाल होता है यहाँ पर कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु।
अच्छा, ये आपका जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये आपके यूएन महासभा द्वारा इसको लाया गया था और यूएनएचआरसी के द्वारा इनके लागू किया गया था 15 मार्च 2000 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी यूएनएचआरसी की, इसने इसको लागू किया था, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा लोकपाल। तो लोकपाल क्या एक संस्था है? लोकपाल क्या एक संस्था है, आप सभी को पता होगा। ये क्या है? संस्था है। अक्सर इसे क्या मान लेते हैं? लोकपद मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है? संस्था है। इसके लिए बिल आया था कब? तो 1968 में पहला बिल आया था। अच्छा, लोकपाल शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था आपका LM सिंघवी, है ना, लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा दिया गया था ये। तो इसके लिए एक्ट आया था हमारा कब? 2013 में इसके लिए एक्ट आया था। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने या उसको ख़त्म करने के लिए लोकपाल की स्थापना की थी। ये केंद्र के लिए लोकपाल होता है और राज्य के लिए होता है लोकायुक्त। ठीक है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ठीक है, सदस्य होते हैं इसमें 1+8। लोकायुक्त अधिनियम ये कहाँ आया था? उड़ीसा में आया था सबसे पहले 1970 में। और लोकपाल जो आपका है, पहला लोकपाल के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? PC घोष 2019 में बने थे। और वर्तमान में है आपके अजय माणिक राव। कौन है? अजय माणिक राव। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को परिवर्तित कर दिया गया नीति आयोग में। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई। इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया और पहले CEO बने थे सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होंगे, वे हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, महात्मा गांधी ने किस एक्ट के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, आर्म्स एक्ट कब आया था? 1878 में। और देशी भाषा प्रेस एक्ट कब आया था? ये 1878 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्योंकि आप सभी बताएं, 2 व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और आपके एक सत्यपाल मलिक, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्हीं के लिए एक बैठक बुलाई गई थी आपका जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है। और यहीं पर जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर गोलियां बरसा दी गई। ठीक है, और उसके बाद आपका हंटर आयोग बना था, जिसमें 8 सदस्य थे, जिनमें 3 भारतीय थे आपके। ठीक है, भारत की तरफ से भी जांच कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे आपके मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा आप साथियों, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। नागपुर अधिवेशन 1920 में इसको अपनाया गया था, इसके प्रस्ताव को, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बी राघवाचार्य। अच्छा, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था, तो इस समय किसका निधन हुआ था इसी दिन? तो बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। इसके लिए प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था। और पास कहाँ हुआ था? तो 1920 में ये पास हुआ था। खिलाफत समिति ने इसको कब अपनाया था? तो ये आपका 31 अगस्त 1920 को इसने शुरू किया था, खिलाफत समिति ने। अच्छा, खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछे आपसे। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने, है ना। जो आपका जो हमारा खलीफा वाला पद था उसको समाप्त कर दिया गया था, तो उसी के बाद में ये चला गया था आपका खिलाफत आंदोलन। इसके धार्मिक गुरु कौन है इन दोनों के? तो वो हैं आपके अब्दुल बारी। इन दोनों के कौन है? धार्मिक गुरु हैं। नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो आप सब लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था और कब वापस लिया गया था। तो 1922 में क्या हुआ था? आपके 4 फरवरी को चोरी चोरा की घटना हुई थी। एक आपका पुलिस स्टेशन था जिसमें आपकी आग लगा दी गई थी, और उसमें बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी जल गए थे। तो उसी बात से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी को इसे वापस ले लिया था। ठीक है, और ये घटना कहाँ की है? तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, 1922 में आपका गया अधिवेशन हुआ था, आप सभी पता है, जिसमें आपकी फूट पड़ गई, और उसके बाद एक नई पार्टी बनी थी आपकी स्वराज पार्टी। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई थी। और उसी समय आपके 1924 में ही HRA, जो कि सत्येंद्र सन्याल के द्वारा बनाई गई थी आपकी। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया इसके बाद 10 मार्च 1922 को, और 6 वर्ष की यहाँ पर उन्हें कैद में रखने के लिए बात कही गई, यानी सज़ा सुनाई गई। लेकिन बाद में बीमार पड़ गए, और फिर आप सभी पता है 1924 में उन्होंने क्या किया? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ज़्यादा समय तक नहीं रहे थे जेल में। आगे आपसे पूछे स्वराज पार्टी, तो इसके सह संस्थापक कौन थे? CR दास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं आपके, जिन्हें हम देश बंधु भी कहते हैं, CR दास यानी चित्तरंजन दास। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, CR दास इसके सह संस्थापक थे, और अध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र दल की स्थापना कब हुई थी? तो मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी स्वतंत्र दल की, लेकिन ये भी चल पाया था बाद में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वह है थाईलैंड, कहवा का ब्राज़ील, जैतून का है आपका कौन? स्पेन, और गन्ना का है आपका ब्राज़ील।
मटर में चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। सरसों में कनाडा, चीन, भारत। आलू में चीन, भारत। और दूध में, आम में और नींबू में टॉपर कौन है? भारत है। मक्का में यूएसए है और भारत 5वें स्थान पर है। जूट में भारत पहले स्थान पर है, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फसल कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं रिले कृषि। क्या बोलते हैं? रिले कृषि बोलते हैं। आप सभी को पता है भारत में जो फसलें होती हैं वो 3 प्रकार से की जाती हैं, है ना। यानी 3 इसका क्या होता है? काल होता है। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। अब जो इसमें प्रमुख फसलें होती हैं कौन कौन सी? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब रबी की फसलें हैं। ज्वार, चावल, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, ये सब आपकी खरीफ की फसलें हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सब आपकी जायद की फसलें हैं। इनका जो समय होता है बोने का वो होता है आपका अक्टूबर से नवंबर। इनका होता है जून से जुलाई और इनका होता है मार्च से अप्रैल। और कटाई का समय होता है, और वहीं पर आपसे पूछे कटाई, तो कटाई की जाती है मार्च जून में, इनकी अक्टूबर नवंबर में और इनकी जून जुलाई में। ठीक है। तो ये हमें फसलों के बारे में थोड़ा सा याद रखना था। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो रहा था। अगर आप सभी को लगता है ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। स्थानांतरित कृषि, जिसे हम लोग हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है। अब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। जैसे केरल में इसको कुमारी कहते हैं, राजस्थान में इसे बत्रा कहते हैं, बलारे कहते हैं, पोंडू इसे आंध्र प्रदेश में, कोनम उड़ीसा में, बेवर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और दहिया आपका ये कहाँ पर कहते हैं? मध्य प्रदेश में। ऐसे कुरुवा, तो कुरुवा कहाँ बोलते हैं? झारखंड में। जारा और एरका कहाँ बोलते हैं? तो ये आपका दक्षिण भारत में है। चीन में क्या बोलते हैं? तो सॉरी, श्रीलंका में इसको चेना बोलते हैं, और कोनो को ये आपके वेनेजुएला में बोला जाता है। सीड्स चावल उत्पादक तो कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पर आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पर आपका यूपी और थर्ड पर आपका पंजाब चावल उत्पादन में भारत में। वहीं पर बाजरा में पूछे आपसे तो जो है राजस्थान, जौ में पूछे तो आपका राजस्थान, कॉफ़ी में पूछे तो कर्नाटक, कपास में पूछे तो महाराष्ट्र। वैसे था आपका गुजरात था पहले लेकिन अब महाराष्ट्र है। ठीक है, नई रिपोर्ट के अनुसार। मूंगफली में आपका गुजरात, ज्वार में महाराष्ट्र, लीची में बिहार, आम में यूपी, आलू में यूपी। वहीं पर आपसे पूछे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है? गंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तंबाकू बोर्ड इसका नाम चेंज हो गया है, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय वाणिज्यिक, ऐसे करके कुछ नाम हो गया इसका। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण ये आपका नई दिल्ली में है। कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलोर में है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड ये आपका बेंगलोर में है। अंगूर बोर्ड ये पुणे में है। मत्स्य विकास बोर्ड ये आपका हैदराबाद में है। चाय बोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोलकाता में है। और ये हाल ही में नया बना था आपका कौन सा? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये निज़ामाबाद आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है। अगला आपसे पूछेगा पारितंत्र क्रम, तो पारितंत्र क्रम जो है इसका घटता हुआ क्रम क्या है? तो मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान, झील। ठीक है। आगे आपसे पूछेगा मेक इन इंडिया, तो 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। लोगो इसका क्या है? शेर, जो क्रोक्स है ना होते हैं हमारे, उनका बना हुआ है ये। 4 स्तंभ थे इसके, नई प्रक्रिया, नया क्षेत्र, सहभागिता और नई मानसिकता। क्षेत्र किसके थे इतने? 27, 15 प्लस 10 प्लस ऐसा करके इनको बांटा गया था 2 में। सतत विकास शब्द कब आया था? सतत विकास शब्द ये 1987 में आया था, आप सभी को पता है। रिपोर्ट थी हमारा साझा भविष्य, द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और यूएन का जो लक्ष्य है आपका इनको पूरा करने का वो 2015 से 2030 तक इसको पूरा करना है। इसमें कुल हमारे 17 गोल हैं। कौन कौन से वो 17 गोल हैं एक बार देख लीजिए। जैसे पहला हमारा एसडीजी गोल है क्या? गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। दूसरा है आपकी भुखमरी की समाप्ति। तीसरा है आपका अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पाँचवीं लैंगिक समानता। छठी स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा ये 7वीं है। अच्छा काम और आर्थिक विकास ये हमारा 8 में है। 9 में हमारे नवाचार और उद्योग के बारे में था। 10 में असमानताओं को कम करना। 11 में टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12 में आपके जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 में जलवायु कार्रवाई। 14 में पानी के नीचे जीवन। 15 में भूमि पर जीवन। 16 में शांति न्याय के लिए संस्थान। और 17 में लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामूहिक साझेदारी। तो इस प्रकार से ये पूछ लेता है, कभी कभी आपको मैचिंग में दे देता है। अभी पीसीएस और आरओआर का भी एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे एसडीसी से। अगला आपसे पूछेगा पहली पूर्ण जनगणना, तो पहली पूर्ण जनगणना जिसे हम बोलते हैं 10 की आधारित जनगणना किसके संचालन में हुई थी? रिपन के 1881 में। और उस समय जनगणना आयुक्त थे हमारे WC प्लाडेन।
अनियमित जनगणना 1872 में हुई थी, मियो के शासनकाल में, आप सब लोग जानते हैं। जनगणना जो है वो मंत्रालय कौन सा हमारा, तो ये आपका MHA मंत्रालय जो है हमारा, ठीक है, इसकी आप लोग फुल फॉर्म देखना एक बार। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है हमारा संघ सूची में जनगणना। जनसंख्या परिषद ये हमारा आर्टिकल 246 में है। जनगणना एक्ट 1948 में आया था। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, C चंद्रमौली। और अगली जनगणना के लिए हमारे होंगे श्री मृत्युंजय कुमार। पहला शहर जहाँ पर जनगणना की गई थी वो था आपका 1830 में ढाका शहर। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में की गई थी, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो लगभग 31.15% शहरों में निवास करती है और ग्रामीण हो जाएगी लगभग 68.84%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर आपकी, तो यूपी में और उसके बाद बिहार में। लेकिन परसेंटेज में पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, 90%। लिंगानुपात ये कितना भारत का 943 है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 849 और शहरी लिंगानुपात है आपका 929। साक्षरता पूछे भारत में कितनी है, 74.04%। महिलाओं की है इसमें 65.46% और पुरुषों की है 82.14%। महान विभाजक वर्ष किसको बोलते हैं, 1921 को। और विस्फोटक काल जो था आपका 1961 से 71 तक, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनामो। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, फोर्ड सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी सेल, ठीक है। एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रोकार्बन है तो इथाइन, क्या है, इथाइन आपका एक क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ होता है एन, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ ईन, और जहाँ ये होता है आपका बोलते हैं एल्काइन यानी आइन। इसका सूत्र CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2। आपसे पूछेगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन, क्या है, साइनोकोबालामिन। तो आप सभी को बताया जो हमारा विटामिन है, विटामिन B, इसके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कितने, 8 कॉम्प्लेक्स के होते हैं। तो विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, क्या होता है, रेटिनॉल। इसकी खोज की थी फ्रेडरिक गोल्डन हॉपकिंस ने 1912 में और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया आदि रोग होते हैं। विटामिन B1 को बोलते हैं हम लोग थायमीन, सुजुकी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, वेरी रोग इसके कारण होता है। विटामिन B2 इसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन, थॉमस स्मिथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1926 में और इससे एक रोग होता है क्लोसिस, जैसे होंठ वगैरह फट जाते हैं उसको बोलते हैं क्लोसिस। विटामिन B3 इसे बोलते हैं नियासिन, है ना, और कॉनरेड एक्सरेज के द्वारा इसकी खोज की गई थी, प्लेग्रा त्वचा का दाद होना, ये आदि रोग होता है। B5 ये आपका पेंटोनिक एसिड जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रोजर विलियम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद पड़ना, जनन क्षमता कम होना, ये सब होता है इसमें। B6 इसे बोलते हैं पैराडॉक्सिन, B7 इसे बोलते हैं बायोटीन। विटामिन B9 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विटामिन B12 मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स ये विटामिन D से होता है आपका। P और C पानी में घुलनशील होते हैं और A, D, E के ये हमारे वसा से घुलनशील होते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने अगर इसकी PDF लेना चाहते हैं तो इस PDF आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर, मनमोहन क्लासेस, ठीक है, जहाँ पर आपके लगभग 12,000 प्लस जो है आपके परिवार का ये बन चुका है आपका, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जय हिंद। और कल मॉर्निंग में आप सभी को एक करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली है, एग्ज़ाम से पहले उस क्लास को जरूर देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्लास है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।